नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिवीजन क्लासेज डीसी मोटर चल रहा था। 2 क्लासेज हो चुकी है, बैक ईएमएफ और इंट्रोडक्शन की। आई होप आपने दोनों क्लास अटेंड की होगी, क्योंकि बैक ईएमएफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा आधा घंटा मैंने एक बैक ईएमएफ पर दिया है, तो यार उसमें तो कुछ छोड़ना आपको है नहीं। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर में टॉर्क क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, शाफ्ट टॉर्क क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों में डिफरेंस का कारण कौन है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। आई होप क्लास आज भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। टाइम निकाल कर अच्छे से इसे नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि नोट करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, टॉपिक का नाम है टॉर्क, ठीक है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं बल आघूर्ण, पूरा नाम होता है बल आघूर्ण। दरअसल मोटर का जो आर्मेचर है उस पर मैंने आपको बताया टेजेंटिकल फोर्स लगता है, यानी स्पर्शजा बल लगता है। और वास्तव में वो स्पर्शजा नहीं, उससे अपन देसी भाषा में बोलते हैं कि उस पर ना एक ट्विस्ट लगता है। साधारण भाषा में बोलते हैं मरोड़ना। जो राजस्थान से है वो आराम से इस भाषा को समझ जाएंगे। ऐसे किसी चीज़ को अपन बार बार मरोड़ते हैं ना, वो वाला इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्विस्ट, और शुद्ध हिंदी में इसे बोलते हैं ऐंठन। वास्तव में आर्मेचर पर ऐसे ऐंठन ही लग रहा था। दोनों साइड से बेरिंग लगाई हुई है, तो वो बेरिंग के सहारे फ्री था। तो जैसे ही किसी ने ऐंठने के लिए मजबूर किया, वो साथ में घूमने लग गया। वास्तव में बल आघूर्ण को ऐंठन ही बोलते हैं। तो इसके और क्या क्या शुद्ध हिंदी शब्द आपको याद रखने। बल आघूर्ण अगर अलग अलग लिखा हुआ आता है, तो एक साथ लिखा हुआ है तो आ की मात्रा यहाँ लगा देगा और बला घूर्ण कर देगा, ठीक है ना। और इसी को भी अपन ऐंठन बोलते हैं। और दरअसल तो ऐंठन ही सही शब्द है जो हमें एक एग्जैक्ट परिभाषा बता सकता हो। तो ऐंठन शब्द समझते ही अपन समझ गए वास्तव में टॉर्क है क्या। अगर हम परिचय के आधार पर देखें तो दरअसल टॉर्क होता है एक तरह से, वैसे तो ये कि बल लगा कितना। जब मोटर घूम रही है तो हमें उसके साथ में मैकेनिकल पावर कितनी मिली। गति से बल का कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना मतलब हाई स्पीड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका टॉर्क भी अच्छा होता होगा, लेकिन अगर स्पीड हाई है तो फिर ये नहीं कह सकते कि टॉर्क भी नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे एक 4 किलोवाट की मोटर है, 3.7 किलोवाट की मोटर, वो भी 3000 आरपीएम पर घूम रही है। और एक 120 किलोवाट की मोटर है, वो भी 3000 आरपीएम पर घूम रही है। तो दोनों का टॉर्क जाहिर सी बात है, उसकी कैपेसिटी उससे 40 गुना ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि उसका टॉर्क भी ज़्यादा है। लेकिन एक 3.7 किलोवाट की मोटर 3000 आरपीएम पर, एक 3.7 आरपीएम किलोवाट की मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3000 आरपीएम वाली का टॉर्क ज़्यादा होगा क्या। तो ये रिलेशन नहीं देखना है आपको, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल साधारण भाषा में हमारा सवाल ये है या पॉइंट ये है कि शाफ्ट पर जो फोर्स लग रहा है ना, वास्तव में वो बल कितना है, ताकि हम उसके साथ अगर कोई वजन बांध दें, कोई भार बांध दें, क्योंकि टॉर्क को न्यूटन मीटर या किग्रा मीटर में भी नापा जाता है, और किलोग्राम हम समझते हैं कि भार की इकाई होती है। क्योंकि हमें तो दरअसल मोटर से कोई ना कोई यांत्रिक शक्ति ही तो चाहिए ना, हमें कोई ना कोई यांत्रिक लोड ही उठाना है। चाहे वो फैन हो, एयर बनवानी है, चाहे वो ऑयल पंप हो, ऑयल सप्लाई करनी है, चाहे वो वाटर पंप हो, आगे हमें पानी सप्लाई करना है। दरअसल मोटर से हमें 3 ही काम करवाने होते हैं मैकेनिकल रूप में। 99% मोटर से आउटपुट के रूप में हम 3 ही काम करवाते हैं। या तो उसके आगे फैन जोड़ते हैं जो एयर बनाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। मैं एक फैक्ट्री के उद्देश्य से बात कर रहा हूँ, लोकल घर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है प्लांट में। या ऑयल पंप होता है, मोटर है किसी ऑयल पंप को चलाती है, ऑयल पंप जो है वो आगे ऑयल सप्लाई करता है, या फिर वाटर पंप को चलाती है मोटर। तो वो आगे साथ में डिस्चार्ज कितना लेकर जा रही थी, दरअसल ये उसका टॉर्क था। परिभाषा हालांकि अलग अलग होती है, थोड़ा सा आपको परिभाषा के तौर पर क्या ध्यान में रखना है। तो वास्तव में यूँ कहते हैं कि
ये मान लीजिए हमारी एक मोटर की शाफ्ट है। मान लीजिए शाफ्ट का केंद्र बिंदु है और यहाँ तक मान लीजिए कि ये मोटर की शाफ्ट की त्रिज्या है। तो वो ये कहता है कि इस शाफ्ट पर बल कितना लगा था और उस बल ने दूरी कितनी तय की थी। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है, यानी लगने वाला फोर्स और उसकी जो तय की गई दूरी है। अब दरअसल शाफ्ट जो है ना, इसकी आकृति एक सर्किल की जैसी है, इसलिए बल के द्वारा जो दूरी तय मानी जाती है वो इस सर्किल की सर्क्यूम्फेरेंस यानी वृत्त की परिधि के बराबर मानते हैं। खैर, मैं आपको डायग्राम से बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसकी परिभाषा बताता हूं, क्योंकि एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें स्पष्ट ये पूछा गया था कि टॉर्क है क्या। तो टॉर्क होता है शाफ्ट पर लगने वाला बल तथा त्रिज्या का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल समझते हो ना। गुणनफल को इंग्लिश में कई अलग अलग बोलते हैं, मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, एक और पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, इंग्लिश शब्द होता है। तो यहाँ से इन दोनों का अगर आप निकालते हैं तो उसको सिंपल परिभाषा है और ये पेपर में आ भी सकती है। देखो यहाँ लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से। बल फोर्स से दर्शाया जाता है और त्रिज्या को छोटे आर से दर्शाते हैं, मीटर में होती है, बल न्यूटन में और ये मीटर में। तो यहाँ से देखो टॉर्क की इकाई क्या मिल गई, न्यूटन मीटर। तो एक छोटा फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, समझ गए। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम को एक किए गए काम के अनुसार जोड़ लेवे, क्योंकि दरअसल ये शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो हमें तो आउटपुट में काम ही मिला ना, काम किया, मोटर काम कर रही है। दरअसल इस पॉइंट को अगर हम ये जोड़ लें कि जो हमारा मोटर है वो चक्कर काटता है, तो एक चक्कर में अगर हम इस शाफ्ट का किया गया कार्य देखना चाहें कि इसने वर्क कितना किया, किया गया कार्य, तो देखो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी फोर्स इंटू विस्थापन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूरी के सापेक्ष होता है, यानी यहाँ से आप वजन उठाकर ले गए और कितनी दूरी तक लेकर गए। किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच दूरी से निर्धारित होता है। कहते हैं कि आपने कोई वस्तु उठाई, 2 किलोमीटर आप उसे घूमने ले गए, लेकिन वापस लाकर वहीं रख दिया, तो आपका विस्थापन 0 है। विस्थापन 0 है तो कोई काम नहीं किया। तो ये चीज़ यहाँ से देखी जाती है। अब आपने विस्थापन क्या है, देखो कि अगर हम यहाँ से एक पॉइंट माने तो शाफ्ट यहाँ से बल को उठा रही और देखो घूमती हुई चारों तरफ ले गई, ये इतनी दूरी एक तरह से तय करके आया। तो ये आपको यहाँ रखना है। यानी अगर मैं इसको प्रतीकात्मक रूप से लिखूं तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। विस्थापन वृत्त की परिधि के बराबर होगा, वृत्त की परिधि 2πr होता है। समझ गए ना। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मान लीजिए मैं मोटा मोटा आपको 3 टॉर्क है उनकी डेफिनेशन बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और लाइनें बता रहा हूं जिनसे हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकें। आर्मेचर टॉर्क क्या है, शाफ्ट टॉर्क क्या है, लोस्ट टॉर्क क्या है। मैं लास्ट में तीनों की एक साथ डेफिनेशन लिखूंगा और अंतर करूंगा। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि ये पॉइंट है क्या। तो ये जूल में था। मान लीजिए कि ये तो एक चक्कर का था। अगर हम n चक्कर का देखें तो अगर हमें n चक्कर में काम ज्ञात करना पड़ा तो क्या करेंगे, ये एक चक्कर का है, बताओ इसे n से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यानी n इंटू जो हमारा मूल समीकरण है कौन सा गुरुजी, f इंटू 2πr। ठीक है,
तो ये भी अभी तक जूल में ही रहेगा। मान लीजिए हम इसे प्रति सेकंड के रूप में देख लें तो, है ना भाई, हम ये देख लें कि 1 सेकंड में ये जो हमारे n चक्कर है इन्होंने कितना काम किया। मैं छोटा n क्यों लिख रहा हूँ? छोटे और n और बड़े n में फ़र्क होता है कि छोटा n rps को और बड़ा n rpm को संकेत करेगा। 1 सेकंड में n चक्करों द्वारा किया गया कार्य, अगर मैं ये आपसे पूछूं तो 1 सेकंड का मतलब प्रति सेकंड होता है, यानी इसमें 1 सेकंड का मैं भाग दे दूंगा। लेकिन हम सब समझते हैं कि अगर 1 सेकंड का भाग दे देंगे तो भी उत्तर तो वही रहेगा, n इंटू 2πr। लेकिन गुरुजी फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क यहाँ पड़ेगा कि ये जूल नहीं, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड का भाग दे दिया ना, आप 5 सेकंड का 10 सेकंड का भाग दे सकते हो, जितना समय हमारा होगा उसका भाग देंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम सब जानते हैं कि जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे एक मोटर के लिए है, वास्तव में ये मोटर की क्या आ गई? यांत्रिक शक्ति आ गई, है कि नहीं? कितनी हो गई गुरुजी? थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, F को कॉमन निकाल देते हैं, R को कॉमन निकाल लेते हैं, 2πn को एक साथ लिख लेते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? आंकड़ों को आगे पीछे ही किया है। अब देखो F इंटू आर ये रहा, हमने यहाँ लिखा था, तो इसको क्या बोलेंगे? टॉर्क। तो देखो ये ना लिखें हम समीकरण में, तो 2πn को मैं एक साथ लिखूं और F इंटू आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? टॉर्क। फ़र्क इतना सा है कि ये वो यांत्रिक शक्ति है जो मशीन के अंदर उत्पन्न हुई थी। कौन सी है? उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति को ही उत्पन्न टॉर्क कहा जाता है। अब यहाँ से देखो एक समीकरण निकल कर आई, मैं यहाँ इस कोने में करा रहा हूँ, इन दोनों मामलों को साथ में रखना चाह रहा हूँ मैं, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति TA को, ठीक है। तो यहाँ से आर्मेचर टॉर्क निकल कर आएगा। चलो मैं अगले पेज पर कराता हूँ आपको, एक बार आप इतना सा लिख लो फटाफट से। छोटा टॉपिक है वैसे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। यानी अभी तक आपको कुल मिलाकर 2 चीज़ें याद रखनी है। काम की चीज़ें क्या है? देखो, एक तो इसको याद रखो, एक इसको याद रखो। यांत्रिक शक्ति बराबर 2πnt। इस पॉइंट को मैं आगे लेकर जाऊंगा। चलो पहले लिख लो, बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो रोक कर लिख लेना, वैसे नहीं लिखो तो। अब देखो, दरअसल यांत्रिक और वो आता है, उससे पहले मैं आपको 3 टॉर्क की डेफिनेशन करवाना चाह रहा हूँ। एक साथ लिख लेते हैं, बाद में चेंजेज और आएगा। देखो, सबसे पहले टॉर्क का नाम है आर्मेचर टॉर्क, ठीक है ना। दरअसल इसे हम TA से दर्शाते हैं, ठीक है ना। वास्तव में आर्मेचर टॉर्क है क्या? एक तरह से उत्पन्न यांत्रिक शक्ति है। एक मशीन में जो मैकेनिकल पावर डेवलप होनी चाहिए थी ना, उसी का नाम आर्मेचर टॉर्क है। आपको याद हो तो मैंने बैक EMF में एक फॉर्मूला लिखवाया था कि उत्पन्न यांत्रिक शक्ति EB इंटू IA के बराबर होती है। कोई बात नहीं, वो बाद में लिखेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला देखो। अभी हमने फॉर्मूला निकाल करके लाए हैं यांत्रिक शक्ति का, कि टॉर्क जो आर्मेचर टॉर्क है वो कहाँ से आया था? उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बराबर 2πnt लिख कर लाए थे ना। यानी यांत्रिक शक्ति में अगर हम 2πn का भाग देते हैं तो टॉर्क आ जाएगा और उत्तर होगा न्यूटन मीटर में। बात समझ में आ गई क्या गुरुजी? उत्पन्न यांत्रिक शक्ति तो EB इंटू IA से होता है,
तो EB इंटू IA बटे 2πn, ठीक है। और ये उत्तर हो जाएगा न्यूटन मीटर में। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखो, मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको कम करवाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये देख लो कि आर्मेचर टॉर्क क्या होता है। तो यहाँ तक का पॉइंट याद रह जाएगा ना सबको, कोई समस्या नहीं है ना। अब यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है, वो क्या है कि ये जो हमने n लिख रखा है ये n RPS है। अगर बाई चांस ये RPM दिया हुआ 1 तो इसमें 60 का भाग और देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। ध्यान से सुनते जाना मेरी बातें, आपको सारे फॉर्मूले कवर करवा दूंगा मैं, लेकिन इतने से फॉर्मूले को एक बार आप याद ज़रूर रखेंगे। यानी ये वो तीसरा फॉर्मूला हो गया जिसे याद रखना है। 2 मैंने पिछले में बताए थे ना, 2 मैंने पिछली पेज पर बताए यहाँ पर, लेकिन इसी में अब एक और सुधार करवाना चाह रहा हूँ। सुधार क्या करेंगे कि आर्मेचर टॉर्क में EB इंटू IA इंटू 60 बटे 2πn, ये भी याद रखेंगे आप न्यूटन मीटर में, लेकिन यहाँ n RPM में है। इतना सा याद रखना है बस, कोई समस्या नहीं है गुरुजी। ठीक है, अब सारे आंकड़े रखते हैं। अगर आप 2π और 60 को हल करके देखते हैं ना, हल करके देखते हैं तो जब 2 का भाग देंगे 30, फिर 3.14 का भाग 30 में देंगे तो ये लगभग 9.55 आता है। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला ये कई बुक में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? 2π का 60 में आपने भाग दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। बताओ पॉइंट समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला भी कई दफ़ा सीधा फॉर्मूला आ जाता है पेपर में, हालांकि ज़्यादा इसको कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत है नहीं। अब आओ एक बार यहाँ पर वापस, बैक EMF का तो फॉर्मूला φZnp60A हुआ करता था ना, वो लिख लीजिए यहाँ पर। वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर φZnp60A रख देते हैं बैक EMF की जगह, बाकी एज इट इज़ रखो। कौन सा? IA बटे 2πn। तो इसको हल करके देखो, हल करके देखेंगे तो इस n से ये n कटेगा आपका, ठीक है। और देखो 60 नहीं रखेंगे अभी एक बार, क्योंकि हमने इस n को छोटा लिया है। छोटा n RPS में होता है, अगर बड़ा n होता RPM तब 60 का भाग और देते, ठीक है। तो एक n से ये n आपका कट गया, बाकी सारे फैक्टर्स को एक बार दोबारा लिखो। φZnpIA बटे 2πA, समझ रहे ना सारे? अब देखो 2π का मतलब होता है 6.28, ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है, यानी 1 बटे 6.28 इंटू φZnpIA बटे A, φZnpIA बटे A। 1 बटे 6.28 को जब आप हल करते हैं तो ये आपका आंसर आता है 0.159, ठीक है, 0.159। बाकी सारे आंकड़े सेम लिख दो, φZnpIA बटे A। बताओ बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को? अब ये बताया जाता है इसमें कि देखो 0.159 फिक्स है, Z चालकों की संख्या ये फिक्स है, P पोल की संख्या ये फिक्स है, A रास्तों की संख्या ये फिक्स है। तो अगर हम इन सब को स्थिरांक मान ले, कांस्टेंट मान ले, नियतांक मान ले, तो ये सब तो यहाँ रह जाएंगे और परिवर्तनशील कारक कौन बचा? फाई और IA। तो यहाँ से देखो एक लाइन और निकल कर आई जिसे आप सबको याद रखना है, आप सबको याद है, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों को याद है कि DC मोटर का आर्मेचर टॉर्क फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि K तो फिक्स है, ये दोनों वेरिएबल फैक्टर है, यानी चर राशि है, बदलने वाला मान है। तो ये जैसे ही बदलने वाला मान है, ये दोनों बदलेंगे तो टॉर्क भी बदलेगा। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? ये था हमारा आर्मेचर टॉर्क, है ना। फटाफट से एक बार इतना लिख लो। शुरुआत यहाँ से करनी है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखने हैं दोनों, उसके बाद में वापस नीचे आ जाना है यहाँ से। तो 1, 2 और 3 और ये चौथी लाइन,
है ना। फटाफट लिखो मेरे दोस्त, जल्दी लिखो। ठीक है क्या, वीडियो रोक कर लिख लेना, कोई बात नहीं। देखो अब आते हैं, ये था आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क के बाद में जो नंबर 2 आता है ना, वो है शाफ्ट टॉर्क, मतलब जो शाफ्ट पर मिलता है। दरअसल ये पेपरों में आपसे है ना कई बार पूछा जा चुका है कि आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क में डिफरेंस क्यों होता है, अंतर क्यों होता है, ये हमसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो हम सब जानते हैं कि जो आर्मेचर टॉर्क था ना, वो वास्तव में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति थी, है ना। और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति जो होती है ना, वो IHP कहलाती है। मैंने आपको ऊर्जा वाले टॉपिक में करवाया था, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। अब हम सब जानते हैं कि हमें जो बाहर मिलता है, शाफ्ट टॉर्क का दरअसल मतलब होता है शाफ्ट पर उपलब्ध यांत्रिक शक्ति। ठीक है, शाफ्ट टॉर्क का मतलब होता है शाफ्ट पर उपलब्ध यांत्रिक शक्ति, और जो शाफ्ट पर उपलब्ध मैकेनिकल पावर होता है उसे BHP कहते हैं। अब आपको साधारण भाषा में समझ में आ गया कि BHP और IHP तो कभी बराबर नहीं होती है। तो फिर ये पॉइंट हमारा यहीं से निकल कर आता है कि शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से, आवाज़ तो आ रही है ना, कहीं बंद तो नहीं है, हाँ, शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से सदैव कम होता है। और ये पेपरों में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों। तो इसके लिए आपको जब कारण पूछे तो कारण बताना है यांत्रिक हानियाँ, और अगर अकेली यांत्रिक हानियाँ नहीं हो तो फिर स्ट्रे लॉस बताना है आपको, मतलब लोहे हानियाँ भी इंक्लूड है। शाफ्ट टॉर्क को TSH से दर्शाते हैं, और TSH जो होता है ये आपका BHP इंटू 735.5 इंटू 60/2πN से निकलता है। अब सुनो ध्यान से, N बड़ा लिखा है इसलिए तो यहाँ 60 आया है, और BHP इंटू 735.5 इसलिए लिया कि मैं इसे वाट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। दरअसल हमारा टॉपिक तो था EB इंटू IA, ठीक है ना, /2πN था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब EB इंटू IA तो शक्ति तो है, वाट में है ना, लेकिन ये इक्वल टू IHP था, तो मैंने इसकी जगह BHP रखना है। शाफ्ट वाला ज्ञात कर रहा हूँ ना मैं, आर्मेचर वाला ज्ञात नहीं कर रहा। ठीक बात है, BHP को फिर मैंने वाट में वापस कन्वर्ट करना है, इसलिए 735.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यानी यहाँ फॉर्मूला क्या बन सकता था, EB इंटू IA माइनस स्ट्रे हानि /2πN, ये फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि EB इंटू IA IHP है, और इसमें से अगर हम लॉस माइनस कर देंगे तो BHP बचा जाएगा। फिर उसे 735.5 से गुणा करके वापस वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 का भाग इसलिए दिया कि N कहीं RPS में नहीं हो। तो ये और ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, तो ये कहलाता है शाफ्ट टॉर्क। ठीक है, अब आता है तीसरा एक और, उसे बोलते हैं लोस्ट टॉर्क। लोस्ट यानी नष्ट हुआ, और ये TA माइनस TSH होता है। पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसे नष्ट हुआ टॉर्क कहा जाता है। शाफ्ट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, ये शाफ्ट टॉर्क दरअसल है क्या, BHP, जो शाफ्ट पर हमें मिलता है। बताओ बात समझ में आई क्या? मोटा मोटा टॉर्क लगभग कंप्लीट हो गया, यूँ समझ लो, इसमें से कुछ बचा नहीं है। अब फटाफट से इसे नोट कर लो मेरे दोस्त।
ठीक है, वीडियो रोक करके और लिख लेना। ये एक बार है ना पेपर में आया हुआ है कि सॉफ्ट टॉर्क इज इक्वल टू, तो EB इंटू IA माइनस यांत्रिक हानि उन्होंने वहाँ पर किया हुआ था, है ना। आई होप टॉपिक बहुत अच्छे से आपका कवर हुआ है। टॉर्क के बारे में अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एक करके पॉइंट नोट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।